वेलकम। चलते हैं हम टेस्ट सीरीज में। अभी आप लोगों का हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हुआ। अब इसके बाद चलते हैं हम इन्वायरमेंट सेक्शन पे। तो इन्वायरमेंट सेक्शन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि जैव विविधता विरासत स्थल यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब यहां पे जो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ऑप्शन पढ़ने के पहले हम ये देखेंगे कि जैव विविधता विरासत स्थल होता क्या है। ठीक, तो जैव विविधता विरासत स्थल का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसे क्षेत्र जो एक तरीके से अद्वितीय, पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक या बिल्कुल वीक इकोसिस्टम, ऐसे स्थलीय, तटीय या फिर अंतर्देशीय या समुद्री जल समृद्ध क्षेत्र या फिर जल समुद्र जैव विविधता वाले क्षेत्र, तो ऐसे क्षेत्रों को हम बोलते हैं जैव विविधता विरासत स्थल। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं जहां की जैव विविधता बहुत स्ट्रांग रही हो, जहां की जैव विविधता बहुत समृद्ध रही हो, बट किन्हीं कारणों से वहां की जैव विविधता क्या हो गई हो, वीक हो गई हो, तो उन स्थान को हम क्या घोषित कर देते हैं, जैव विविधता विरासत स्थल। जैसे हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट यानी तप्त स्थल घोषित करते हैं। तो जैव विविधता स्थल घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानदंड हैं? पहला, उच्च स्थानिकवाद, यानी कि जहां पर स्थानीय प्रजातियों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। दूसरा, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों और कीस्टोन प्रजातियों की उपस्थिति हो। दुर्लभ और संकटग्रस्त मतलब ऐसे जीव जंतु जिनके ऊपर संकट हैं, जो निकट भविष्य में खत्म हो सकते हैं, वे हो, या फिर कीस्टोन प्रजातियां हो। अब देखिए यहां पे एक शब्द है कीस्टोन। कीस्टोन प्रजाति का सिंपल सा मतलब होता है ऐसी प्रजातियां जो अपने संख्या के कारण नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति के कारण जानी जाती हैं, उन्हें हम कीस्टोन प्रजातियां कहते हैं। और ये कीस्टोन प्रजातियां जो होती हैं वो किसी भी स्थल में जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक ग्रासलैंड एरिया है, वहां पे घास है, तो जाहिर सी बात है वहां पे शाकाहारी जंतु ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर शाकाहारी जंतु ज्यादा हो गए तो वो घासों को चर जाएंगे, तो फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और शाकाहारियों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा ग्रेजिंग हो जाएगा, ज्यादा वो घास चर जाएंगे तो और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो अब वहां पर अगर उस स्थान पर मात्र एक शेर भी पहुंच जाता है तो वो शेर कुछ शाकाहारी जंतुओं को खा जाएगा और इसके अलावा बहुत सारे शाकाहारी जंतु उस शेर के डर से क्या कर जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। तो अब वहां पे शाकाहारी जंतुओं की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो अत्यधिक मात्रा में बढ़ चुकी थी। तो अब वहां के लिए शेर क्या हो गया, कीस्टोन प्रजाति, जो अपनी संख्या से नहीं बल्कि अपनी कार्यों के द्वारा जानी जाती है। ठीक है, तो दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों और कीस्टोन प्रजातियों की उपस्थिति, बिल्कुल सही। वन एवं वृक्ष आच्छादन का उच्च घनत्व यानी हाई डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो ये तो जैव विविधता, जब ये है तो वहां की तो जैव विविधता उच्च ही है। ठीक है, लेकिन हमको विरासत स्थल घोषित हम तब करते हैं जहां की जैव विविधता बहुत अधिक रही हो, लेकिन किसी न किसी रीजन से क्या हो गई हो, कमजोर हो गई है, तभी तो हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको घोषित करके। तो इसका कौन सा सही होगा, फर्स्ट और सेकेंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका टेस्ट सीरीज का, वो ये है कि उच्च वायु यानी कंसीडर द स्टेटमेंट इनोवेटिंग फॉर क्लीन एयर, यानी कि उच्च स्वच्छ वायु नवाचार के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अब देखिए ये क्या है, IFCA क्या है, ये IFCA भारत और यूनाइटेड किंगडम के पहल से एक प्रकार का ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में विशेष तौर से उपग्रह एवं सेंसर डाटा को जो एकत्रित किया जाता है, और ये इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, जो भारत में इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको स्टेबल करने के लिए, यानी इनका सीधा सा कार्य होता है इलेक्ट्रिक वाहनों के द्वारा वायु गुणवत्ता के मापन की तैयारी करना। ये भारत और यूनाइटेड किंगडम ये दोनों की पहल है, और इस पहल की शुरुआत सबसे पहले की गई थी आपके बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर से इसकी शुरुआत की गई थी और ये 2 साल का एक संयुक्त उपक्रम था। इस उपक्रम के तहत क्या कहा गया था
कि यह उपग्रह और सेंसर डाटा को एकत्रित करके और इलेक्ट्रिक वाहनों में भारत के संक्रमण का समर्थन करके एक अद्वितीय वायु गुणवत्ता माप प्रणाली को प्रदान करना, ताकि वायु गुणवत्ता के लिए एक अद्वितीय माप मॉडल प्रस्तुत हो सके। ठीक है, तो ये पहल किसकी थी? भारत और यूनाइटेड किंगडम ये मिल के पहल किया था। 2 वर्षीय कार्यक्रम था और इसकी शुरुआत कहां हुई थी? बेंगलोर में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। तो ये तो पूरा डिफिनीशन ही है पहला, ये तो सही है। इसे ब्रिटिश उप उच्चायुक्त डायनामिक मैकलिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया था। जाहिर सी बात है, भारत और किसके बीच? यूनाइटेड किंगडम। यूके भारत की 2 साल की संयुक्त पहल इनोवेटिंग फॉर क्लीन एयर भारत के दिल्ली शहर में नहीं, ये कहां हुआ था? बेंगलोर शहर में। तो इसका फर्स्ट और सेकंड ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वन वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला, वन क्षेत्र सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है। बिल्कुल सही, इसमें से कोई दो राय ही नहीं है। दूसरा है, इसमें वन आवरण में 100% वन बितान छलक वाली भी भूमि शामिल है। ये 100% शामिल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? माइग्रेशन होता है इसमें। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बिल्कुल फर्स्ट। नेक्स्ट 25 पे चलते हैं। जो 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रजातियों के बीच पारस्परिक क्रिया सहभोजिता? सहभोजिता का मतलब होता है कॉमनसियलिज्म, और कॉमनसियलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है ऐसे 2 जंतु जो साथ मिलकर सरवाइव करते हो, परंतु एक को लाभ होता हो और दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी से रिलेटेड आपका सिम्बायोसिस है, सुना होगा नाम, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहभोजिता। सहभोजिता इसका मतलब होता है कि 2 जातियां आपस में एक साथ निवास करती हैं जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका एल्गी प्लस फंजाई, ये दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं? आपके लाइकेन, सुना होगा नाम। तो ये किसका एग्जाम्पल है? आपके सिम्बायोसिस का। तो कॉमनसियलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि 2 प्रजातियां जिसमें एक प्रजातियां क्या होती हैं? लाभ में होती हैं, लेकिन दूसरे प्रजातियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसमें पूछा है कि कौन सा इसका एग्जाम्पल है। तो पहला, चूसक मछली और सार्क। सार्क के पीठ पर चूसक मछली क्या होती है? चिपकी रहती है और उससे भोजन लेती रहती है सार्क के स्किन से। इसका सार्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा, केकड़ा और समुद्री एनिमोन। तो केकड़ा और समुद्री एनिमोन एक प्रकार से सिम्बायोटिक रिलेशन करते हैं, क्योंकि जो केकड़ा होता है ना, एनिमोन जो होता है वो केकड़े के पंजे पर रहता है। ठीक है, और ये भोजन को ढूंढने में केकड़े को मदद करता है। ठीक है, तो दोनों का एक प्रकार से काम होता है, तो दोनों इसमें बेनिफिट में होते हैं। तो इसका कैसा रिलेशन होता है? सिम्बायोसिस। तो ये आपका गलत है। दूसरा, एपिफाइट और पेड़। पेड़ के ऊपर एपिफाइट उगते हैं, जो पौधे छोटे छोटे होते हैं। जब किसी बड़े वृक्ष के ऊपर छोटे पौधे उगते हैं तो ये छोटे पौधे क्या करते हैं? बड़े पौधे से हल्का फुल्का न्यूट्रिशन लेकर अपना ग्रोथ करते हैं, जिसके कारण पेड़ पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका ये भी किस प्रकार का एग्जाम्पल है? आपका कॉमनसियलिज्म का। तो इसका फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? बी। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अवधारणा के रूप में सतत विकास की पहली विश्व पर्यावरण और विकास आयोग 1987 में परिभाषित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। ये 1987 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें इसको लेकर चर्चा की गई थी। दूसरा, स्टॉकहोम सम्मेलन में परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसका गठन किस सम्मेलन के अंतर्गत किया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत किया गया था। तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही है।
तो 40 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में ऑफसेट के तंत्र में निम्न संदर्भ, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन ऑफसेट के तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रयासों में कमी के लिए श्रेय है जो संगठन के बाहर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। यह अनिवार्य उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य के अतिरिक्त है और इसकी प्रकृति स्वैच्छिक है। बिल्कुल, इसका दोनों ऑप्शन बिल्कुल ट्रेडिशनल पार्ट है, ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की बात करता है और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, इसका सीधा संबंध आपके क्योटो प्रोटोकॉल से है। तो कार्बन ऑफसेट की जो परिभाषा तय की जाती है वो आपके इसी क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत की जाती है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में जीव संभावित शब्द यानी बायोटिक पोटेंशियल क्या है? ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के दो चीजें हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक के अंतर्गत क्या आता है आपका? जीव जंतु, पेड़ पौधे, और एबायोटिक के अंतर्गत आपका जल, भूमि, एयर, वायु, टेम्परेचर वगैरह ये सब आता है। तो सीधे इसमें एक तरीके से पारिस्थितिकी की परिभाषा से रिलेटेड ही ये चीजें हैं। तो पारिस्थितिकी के संदर्भ में जीव शब्द भोजन बनाने के लिए खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों की अधिकतम क्षमता, बिल्कुल नहीं। उत्पादक क्या है? पौधे। वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुकूल एक जीव की क्षमता, ना। उत्पन्न कचरे को पुनर्जीवित पुनर्चक्रित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता, बिल्कुल नहीं। द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म अंडर ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन, बिल्कुल सही। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी। जीव क्या है? जीव ये हैं जो अपने जैसे प्रचुर उत्पादन की जीव की उत्पादन की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट, इकोटोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इकोटोन, तो आपको पता है कि इकोटोन क्या होता है? देखिए टर्म यहां दिया है इकोटोन। तो इकोटोन का मतलब ही होता है संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र मतलब एक तरीके से इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। जैसे मान लीजिए ये एरिया आपका जल वाला क्षेत्र है, ठीक है, और इसी के साथ अगर ये एरिया आपका अगर आपका स्थल वाला क्षेत्र है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे प्लेस होंगे इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा प्लेस होगा जहां पर जल की भी मात्रा पाई जाएगी और स्थल की भी मात्रा पाई जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो क्षेत्र आपका है जल और स्थल के जो बीच का क्षेत्र है, जहां पे दोनों पाए जाते हैं, जल वाले भी एरिया और स्थल वाले भी एरिया, तो इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन जोन। और ऐसे ही ट्रांजिशन जोन के क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? इकोटोन। ठीक है, विशेष तौर से स्थल और जल की जब बात होती है तो उन क्षेत्रों को समुद्री जल और समुद्री स्थल की जब बात होती है, जहां पे नदियां समुद्र आपस में मिलती हैं, तो वह जो स्थान होता है वो एक तरीके से इकोटोन कहलाता है। तो इकोटोन क्या है? अब ऑप्शन देखिएगा इसमें, यह एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे में संक्रमण का क्षेत्र है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। यह इस क्षेत्र में रहने वाली केवल विशेष प्रकार की प्रजातियों के साथ कम जैव विविधता की विशेषता, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कुछ ऐसी भी प्रजातियां पाई जाती हैं जो न यहां पाई जाती हैं न यहां पाई जाती हैं, और यहां पे इनकी संख्या प्रचुर मात्रा में होती है, जैसे सिंगिंग बर्ड्स। ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ए। डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है ये,
कोई खास वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी आक्रामक मछली पाई जाती है? ठीक है, भारत में। ठीक है, तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक मछली पाई जाती है? अमेजन सेलाफिन कैटफिश ये भी पाई जाती है, पपैया ये भी पाई जाती है, सेना तमाशा ये भी पाई जाती है, और ऑरेंज कप कोरल ये भी पाई जाती है। और आजकल बड़ा चर्चा में रहा है कि गंगा में, जो हमारी गंगा नदी है, उसमें भी ये सेल्फिन कैटफिश मछली पाई जाती है, जो शाकाहारी मछलियों का बहुत तेजी से सेवन कर रही है। तो इसका क्या सही होगा? आपका 1 2 3 4, इसका सारा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मेजर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के जल धारण गुणों का एक प्रमुख है? ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात है, मिट्टी की संरचना, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। बिल्कुल ट्रेडिशनल सिंपल जियोग्राफी का यह क्वेश्चन है। मिट्टी की जो संरचना होती है, मिट्टी के जल धारण के लिए उपयोगी होती है। ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवाइंग अपशिष्ट निपटान के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के कचरे से संबंधित है? देखो, ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवाइंग, तो ऑटोक्लेविंग जो टर्म इस्तेमाल की जाता है, जो मेडिकल कचरे होते हैं, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको स्टरलाइजेशन जब किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऑटोक्लेविंग। जैसे आपको याद होगा, पुराने समय में एक ही सिरिंज से कई लोगों को इंजेक्शन दवाई लगाई जाती थी, तो उसको जो पानी होता है, बॉयल पानी में उसको डाला जाता था, तो वो स्टेराइल हो जाता था। ठीक है, स्टरलाइजेशन उसको बोलते हैं, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट को, उस इक्विपमेंट को, उस उपकरण को जीवाणु, विषाणु, फंगस या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या कर देते थे? फ्री कर देते थे। उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऑटोक्लेविंग। तो ये किस प्रकार का है? एक प्रकार से बायोमेडिकल अपशिष्ट है। ठीक है, तो बायोमेडिकल अपशिष्ट के लिए हम ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवाइंग, तो माइक्रोवाइंग्स का मतलब क्या होता है कि जो आपके मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, जैसे आप कोरोना काल में देखे थे कि बहुत सारे लोग ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से ग्रसित हो गए थे, तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो लगाया जाता था उनको, तो ऑक्सीजन की जो पाइप होती थी उसमें फंगस लग जाते थे। तो जब वो साफ नहीं होता था तो वही फंगस कोरोना पेशेंट के बॉडी में पहुंच जाता था और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से वो अपना ग्रोथ करना शुरू कर देता था। जबकि ब्लैक फंगस एक नॉर्मल चीजें हैं, आपके घर में फ्रिज पे या दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे लगे रहते हैं। तो जो मेडिकल इक्विपमेंट होता है, जो मेडिकल उपकरण होता है, उनको जीवाणु फ्री, बैक्टीरिया से, जीवाणु से, वायरस से फ्री करने की जो प्रक्रिया है उसको हम ऑटोक्लेविंग बोलते हैं। और इसमें बहुत सिंपल चीज होती है। एक सिंपल तरीका यह भी होता है कि बॉयल पानी में, हाई टेम्परेचर पे पानी को बॉयल करके उसमें डाल देते हैं, जैसे इंजेक्शन वगैरह, तो वो बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। उसी तरीके से माइक्रोवेव्स के द्वारा भी इन सब चीजों को फ्री किया जाता है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? बायो मेडिकल वेस्ट के लिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके किस में थे? इन्वायरमेंट में थे, ज्यादा नहीं था, 8 या 10 क्वेश्चन था। फिर हम लोग आपका फिर नेक्स्ट टेस्ट डिस्कशन शुरू होने वाला है, तो आप फिर उसका देखिएगा। थैंक यू।